नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 4 में, जिसमें अपन अंशों के हरण पर विशेष तौर से प्रकाश डालेंगे, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर, इससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनको अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अंशों का हरण होता क्या है, जिसको हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं। अपन एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किन्हीं अंशों के ऊपर मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, चाहे वो बंटन राशि है या कोई मांग राशि है, जब उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी नहीं भुगतान की गई राशि को हम कालशीनी एरियर के नाम से जानते हैं। ये कालशीनी एरियर की स्थिति होती है और हम इस कालशीनी एरियर को जब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं तो जो मांगी गई पूंजी में से वो कालशीनी एरियर की राशि घटाते हैं, तब वो पेड अप कैपिटल आ जाती है। ये हमारी साधारण प्रक्रिया रहती है कालशीनी एरियर के बारे में। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब उसको बार बार सूचना देने के बाद भी वो जो व्यक्ति है वो अंशों का भुगतान नहीं करता है किसी भी बंटन मांग राशि का, तो उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस के बाद में ये उसको कहा जाता है कि भाई या तो आप पेमेंट कर दो, अदरवाइज आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। और ये जो नोटिस देने के बाद में 14 दिन के बाद में जब वो नहीं भुगतान करता है तो संचालक मंडल के द्वारा उसके सभी अंशों को हरण कर लिया जाता है। और हरण करने का यहाँ मतलब ये होता है कि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है और वो जो अंश होते हैं उनकी जो प्राप्त राशि, उनके ऊपर कोई भी आवेदन राशि या कोई बंटन राशि पहले प्राप्त हो चुकी है तो ऐसी राशि कंपनी की संपत्ति बन जाती है, वे अंश भी कंपनी की संपत्ति हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो राशि जो है वो जब्त हो जाती है, वो उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। तो और कंपनी के सदस्य रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जाता है। तो ये जो स्थिति होती है, इस प्रक्रिया को हम अंशों का हरण कहते हैं। वैसे तो एक और बात होती है कि कंपनी अधिनियम का एक प्रावधान होता है कि यदि कोई व्यक्ति उसके द्वारा दे पूंजी के दायित्व को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसके ऊपर दावा किया जा सकता है कोर्ट के अंदर कि भैया आपने इतने पैसे अपनी पूंजी के भुगतान नहीं किए तो उसका पेमेंट करो। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में क्या होता है कि जो उसके अंशों का किसी का हरण किया गया है तो ऐसे अंशों को पुनः बाजार में निर्गमित कर दिया जाता है, और चाहे वो बट्टे पर ही निर्गमित क्यों नहीं करना पड़े, और वो पुनः निर्गमित करते ही जो व्यक्ति पहले वाला है वो संपूर्ण दायित्वों से मुक्त हो जाता है। व्यवहार में क्योंकि किसी लिटिगेशन में कोई कंपनी जाना पसंद नहीं करती है, ये थोड़े बहुत जो शेयर होते हैं उनको मार्केट में कम कीमत पर भी बेच करके वो फायदा महसूस करती है, इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जाता है। तो एक बात और है इसके अंतर्गत, ये अंशों का हरण वास्तव में किसी पूंजी से संबंधित कोई मांग या बंटन राशि का भुगतान नहीं करने के कारण से अंशों का हरण हो सकता है, किसी और कारण से अंशों का हरण नहीं हो सकता। और कारण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वो शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का डेटर है, मान लीजिए, या देनदार है, ऋणी है, और उसके अगेंस्ट में उसके अंशों का जो मान लीजिए हरण किया जाता है, या तो वो ऐसा कार्य नहीं हो सकता कि भाई उसके बदले उसके अंशों का हरण कर लिया जाए कि वो कोई लायबिलिटी उसने पेमेंट नहीं की है तो उसके बदले उसके अंशों का हरण कर लिया जाए, इस तरीके से नहीं होता है। यानी और किसी दायित्व के भुगतान के संबंध में जो है वो उसके अंशों का जो है वो हरण नहीं हो सकता किसी भी दायित्व के भुगतान के संबंध में। तो ये यहाँ पर एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। केवल जब अंशों का भुगतान अगर नहीं करता है तो ही उसके जो है वो उसके अंशों का हरण किया जा सकता है। यदि और कोई दायित्व का भुगतान वो नहीं करता है तो उसके अंशों का हरण नहीं होता है।
इसके बाद में अब अपन यहाँ पर मुख्य रूप से ये आते हैं कि भाई जब उसके सदस्यों के रजिस्टर में से उसका नाम हटाना है तो फिर उसके लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उतनी राशि से जो है वो उसका जो खाता पहले से ही जो है वो उसके अंदर क्रेडिट है, जो राशि होती है उसको ड्यूज है उसके अंदर तो डेबिट किया हुआ है। शेयर कैपिटल एक्चुअल में जो है वो उसके खाते से क्रेडिट कर दी गई थी, यद्यपि उसको अपन कार्ड ऑफ कैपिटल में से माइनस किया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो उतनी पूंजी तो जमा की भी होती ही है शेयर कैपिटल के रूप में। तो क्या किया जाता है कि जितनी पूंजी मांगी गई होती है उस पूरी की पूरी पूंजी को जो है वो वापस डेबिट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि यदि वो अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित किया गया था फिर उनके अंशों का हरण किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, यानी मूल रूप से उन अंशों को अगर एट पार निर्गमित किया गया था तो फिर हरण करने की प्रविष्टि क्या की जाती। इसमें सीधी सी बात यही है कि उन अंशों के ऊपर जितनी पूंजी मांगी गई थी, मान लीजिए 100 रुपए वाले अंश पर 80 रुपए मांगे गए थे तो 80 रुपए के हिसाब से उसको डेबिट किया जाएगा। यदि पूरे 100 रुपए मांग लिए गए थे तो पूरे 100 रुपए के हिसाब से जो है वो मल्टीप्लाई करके उसकी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो पूंजी के रूप में मांगी गई राशि होती है हरण करने की तिथि तक, उसको हम डेबिट कर देते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाता है। और उसके बाद में हम जमा जो करते हैं वो जो बकाया जो भी मांग है, अगर वो अलॉटमेंट की किस्त बकाया है तो टू अलॉटमेंट हो जाएगा, जितनी काल सीनियर यानी बकाया राशि रही है, जितनी फर्स्ट कॉल पर रहेगी टू फर्स्ट कॉल कर देंगे, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल कर देंगे। ये करने के बाद हमें बिल्कुल क्लियर बात ध्यान में रखनी है कि शेयर कैपिटल के खाते से तो डेबिट कर देंगे जितनी मांगी गई है, जो बकाया मांग राशियां उनसे क्रेडिट कर देंगे और जो बैलेंस होगा वो फॉरफिटेड अकाउंट के खाते में जमा हो जाएगा। हमें टू शेयर फॉरफिटेड जो है वो सबसे लास्ट में करना होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट जो है एक्चुअल में हरण किए गए अंशों पर मांगी गई राशि होती है पूंजी के रूप में, और बाकी जो बकाया मांग राशियां होती हैं यानी जिसकी इनके ऊपर जो बकाया रही हुई होती है उनको जमा कर देते हैं और बाकी राशि बची हुई शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो हमारे को इसमें करनी होती है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल अपन ने देखा, एक कंपनी है उसके एक मिस्टर एक्स हैं, उसको 100 अंश बंटित किए गए थे और अभी तक कंपनी ने 80 रुपए प्रति अंश के हिसाब से ही उसके ऊपर मांगे हैं। तो जब 80 रुपए के हिसाब से मांगे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 8000 ही होगा, क्योंकि पूंजी पूरी 100 रुपए मांगी नहीं गई है तो 8000 रुपए हो जाएगा। और उसने केवल 50 रुपये आवेदन राशि का भुगतान किया, उसने बंटन राशि का भुगतान किया नहीं है 30 रुपए का। तो टू अलॉटमेंट अकाउंट यानी बकाया राशि जो है वो हम पहले लिख देंगे और वो है 3000 रुपए। अब बाकी जो डिफरेंस होगा वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आपको करना होता है। तो ये तो स्थिति कब होती है कि जब उसको जो है वो मांगी उसने जो है वो केवल 80 रुपए तक की था और सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का ही हरण किया गया था, तो हम सीधे सीधे सी यही प्रविष्टि की कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण किया गया है, यानी मूल रूप से उन अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था यानी अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमित किया गया था, और फिर क्या हुआ कि वो बाद में कोई अंशों की किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया। अब यहां दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति तो यह हो सकती है कि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई थी, वो कब होगी, जब वो या तो आवेदन के साथ थी, या तो वो आवेदन के साथ थी, तो निश्चित रूप से आवेदन के साथ अगर प्रीमियम की किस्त ड्यू होती है तब तो डेफिनेटली प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बिना तो अंश उसका आवंटित ही नहीं होते। तो एक तो स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यदि मान लीजिए प्रो राटा बेसिस पर अंशों का आवंटन किया जाता है तो उसकी जो है वो अधिक की राशि उसकी बचती है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि प्रीमियम की राशि उसमें पूरी एडजस्ट हो रही हो। तो पहली स्थिति के अंदर अपन जब हम ये देखें कि उसके जब प्रीमियम की राशि उससे प्राप्त हो गई थी तो हम क्या करेंगे। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है तो प्राप्त होने के दो तरीके मैंने अभी आपको बताए, या तो वो आवेदन राशि के साथ प्रीमियम था या प्रो राटा बेसिस पर जब उसने उसको आवंटित किया गया था तो उसके अधिक की राशि इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि पूरा प्रीमियम उससे एडजस्ट हो रहा था। दोनों ही पोजीशन के अंतर्गत क्या करते हैं हम, चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को प्राप्त किया हुआ होता है इसलिए वापस सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते हैं। देखिए अपन जानते हैं अच्छी तरह से, जब सिक्योरिटी प्रीमियम
चाहे वो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉल चाहे वो आवेदन राशि के साथ था तो भी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है, और यदि वो बंटन राशि के साथ था तो भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से क्रेडिट हो चुका होता है। अब वो प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त हो जाता है तो वापस उसको डेबिट करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हम केवल शेयर कैपिटल अकाउंट को डीआर कर देते हैं पूंजी के रूप में मांगी गई राशि से। फिर फर्स्ट अलॉटमेंट की बकाया राशि से टू अलॉटमेंट हो जाता है, फर्स्ट कॉल की बकाया राशि से टू फर्स्ट कॉल हो जाता है, और सेकंड कॉल की बकाया राशि से टू सेकंड कॉल हो जाता है, और डिफरेंस अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट कर दी जाती है। यह हरण किए गए अंशों के ऊपर पूंजी के रूप में प्राप्त राशि होती है हमेशा, जो कि टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिखी जाती है। लेकिन हम इसका अगर तीन बातें ये ऊपर वाले ध्यान रख लेते हैं कि हमेशा मांगी गई पूंजी की राशि से हमें डेबिट करना होता है, और जो बकाया मांग हम निकाल चुके होते हैं उन बकाया मांगों से हमें क्रेडिट करना होता है, तो डिफरेंस अपने आप जो आता है वो आ जाता है, और वो हमेशा ही पूंजी के रूप में उन हरण किए गए अंशों के रूप से पूंजी के रूप में प्राप्त राशि ही होती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मान लीजिए उसको प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है। जब प्रीमियम की राशि उसको प्राप्त नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए, चूंकि प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई नहीं तो फिर प्रीमियम को क्रेडिट क्यों होने देंगे, और प्रीमियम की प्राप्त कब नहीं होती है, जब मान लीजिए फर्स्ट का अलॉटमेंट की किस्त के साथ प्रीमियम ड्यू हुआ और अलॉटमेंट की पूरी न कोई एक्सेस बनी थी और अलॉटमेंट की पूरी किस्त का भुगतान नहीं कर पाया, और आगे की फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भुगतान भी नहीं कर पाया, तो जब प्रीमियम का जब पूंजी भी नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया, और प्रीमियम भी नहीं आया तो प्रीमियम को क्रेडिट क्यों करेंगे। जब डेबिट आप शेयर कैपिटल को कर रहे हो तो प्रीमियम को भी डेबिट करो, तो हम शेयर कैपिटल डीआर और सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर दोनों को हम डेबिट करेंगे। क्योंकि शेयर कैपिटल को तो अपन डीआर करेंगे पूंजी के रूप में मांगी गई राशि से, और प्रीमियम के रूप में मांगी गई राशि से सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। अब टू अपन करते हैं शेयर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पर बकाया राशि, जिसमें सारा सम्मिलित हो जाता है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पर बकाया, फर्स्ट कॉल पर बकाया, सेकंड कॉल पर बकाया, जो भी राशि होती है उसको अपन क्रेडिट कर देते हैं और डिफरेंस अमाउंट को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कर देते हैं। ये जो डिफरेंस अमाउंट होती है ये भी पूंजी के रूप में ही प्राप्त राशि हमेशा होती है, क्योंकि हमने शेयर अलॉटमेंट को तो प्रीमियम को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को तो अलॉटमेंट की किस्त के साथ में जमा हो गया, तो अब ये जो बाकी जो राशि होती है वो अपन पूंजी के रूप में प्राप्त राशि से शेयर फॉरफिटेड। तो हमें तो इसको जो डिफरेंस आता है उसको लिख देना चाहिए, तो वो अपने आप ही इसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डीआर कर देते हैं। अब देखिए ये जो सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन अपन ने देखी कि जब प्रीमियम के रूप में उसको प्राप्त ऐसी प्राप्त नहीं होती है। तीसरी एक पोजीशन ऐसी आती है कि जब अधिअभिदान होता है और प्रीमियम पर निर्मित अंशों का हरण होता है। ये मैंने थोड़ी सी आपको हिंट ऊपर भी दिया था कि यदि ओवर सब्सक्रिप्शन की पोजीशन हो जाती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन की पोजीशन में प्रो राटा बेसिस पर अंशों का बंटन करते हैं, यानी यथानुपात बंटन करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 अंशों का धारक है और उसने 300 के लिए आवेदन किया था और उसको 100 अंश दे दिए गए, तो 3 के बदले 1 अंश दिया गया, तो ये यथानुपात बंटन हुआ। अब उसने पैसा तो जो आवेदन राशि तो 300 अंशों के ऊपर भुगतान की थी, लेकिन एडजस्ट तो केवल 100 अंशों की गई, बाकी 200 अंशों की आवेदन राशि को आगे बंटन और प्रथम मांग के लिए, द्वितीय मांग के लिए उसको आधिक्य के रूप में आगे के समायोजन के लिए रख लिया जाता है, उसको रिटेन कर लिया जाता है, उसको लौटाया नहीं जाता है। तो ये जो स्थिति होती है उसको ऐसी अधिअभिदान की स्थिति में मान लीजिए जो है वो उसके अंशों का हरण हो जाता है कि वो सेकंड कॉल या फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट के ऊपर उसकी किस्त का पूरा भुगतान नहीं हो पाता। तो यहां पोजीशन दो तरीके की हो सकते हैं। यहां पोजीशन दो तरीके की ये हो सकती है कि यदि उसके आधिक्य की जो राशि है वो इतनी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है कि उसकी जो अलॉटमेंट की किस्त के साथ, जैसे मान लीजिए क्या है कि उसने आवेदन राशि जो प्राप्त हुई थी उस आवेदन राशि के अंतर्गत इस तरीके के थे कि बहुत ज्यादा अंशों के लिए आवेदन हुआ और प्रो राटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट किया गया, तो वो जो एक्सेस बनी थी वो इतनी ज्यादा थी कि आवेदन राशि को एडजस्ट करने के बाद में भी पूरी की पूरी बंटन राशि समायोजित हो जाती है और सिक्योरिटी प्रीमियम बंटन की किस्त के साथ में था। तो जब बंटन की किस्त के साथ में पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम था तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेस मनी होती है वो उससे शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल भी पेमेंट हो जाती है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी पेमेंट हो जाता है।
और फिर मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया तो उसके अंशों का हरण कर लिया गया। यहां की पोजीशन में क्या हुआ कि एक्सेस मनी ने पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम बकाया नहीं मान सकते थे, तो वो पूरी की पूरी राशि एडजस्ट होगी। जब पूंजी भी एडजस्ट हो रही है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी एडजस्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना चाहिए और हमने वही तरीका अपनाना चाहिए कि जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है तो हम केवल शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं और जो भी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की या अलॉटमेंट की तो अपन ने चलो मान ली पूरी, तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन एक पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें समस्या उत्पन्न सबसे ज्यादा होती है और वो ये होती है कि आपके अधिक की राशि इतनी ज्यादा पर्याप्त नहीं है कि पूंजी और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों का ही उसमें एडजस्टमेंट हो जाए। यानी जितनी सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल की राशि ड्यू होती है अलॉटमेंट पर, उतना एक्सेस मनी उसमें है नहीं, पर्याप्त बचा हुआ पैसा। तो फिर क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में सीधी सी बात यही की है, हमें यह देखना चाहिए कि वो जो शेयर हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि कितनी बनती है और उन शेयर्स की अधिक की राशि कितनी बनती है। जो सरप्लस मनी, टोटल सरप्लस मनी पड़ी हुई है, वो तो टोटल बंटित अंशों के ऊपर है प्रोराटा वाले, तो उसमें उन अंशों के ऊपर कितना अंश उसका आएगा एक्सेस मनी का, वो जो उन अंशों के ऊपर जो एक्सेस मनी का शेयर है वो यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि से ज्यादा है, उन अंशों के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि से ज्यादा या बराबर है, तब तो हम ये मान लेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो गया। यानी उस एक्सेस मनी को हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे अगर पूरा हो जाता है तो। लेकिन यदि मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा नहीं होता है, उस राशि से एक्सेस मनी से सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा नहीं होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आधे अधूरे प्रीमियम को हम माइनस नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा ही हम पूंजी के संबंध में ही उसको एडजस्ट करेंगे कि वो एक्सेस मनी केवल पूंजी के रूप में एडजस्ट की गई है और संपूर्ण सिक्योरिटी प्रीमियम बकाया मान लिया जाएगा। संपूर्ण सिक्योरिटी प्रीमियम बकाया मान लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को और फॉरफीचर की प्रविष्टि करते टाइम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं माना जाएगा, वो प्राप्त नहीं हुआ इसलिए क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा। जब तक सिक्योरिटी प्रीमियम, जब तक हम अंशों का हरण नहीं करते हैं, हमने ध्यान दिया कि जब तक अंशों का हरण नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम पर बकाया राशि को सिक्योरिटी प्रीमियम में से माइनस करके दिखाते हैं। जो टोटल कॉल इन एरियर होता है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो पूंजी के रूप में बकाया राशि और एक सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में बकाया राशि। सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को सिक्योरिटी प्रीमियम में से लेस करके दिखा देते हैं और कॉल इन एरियर की राशि को पूंजी में से माइनस करके दिखा देते हैं। भाई कॉल इन एरियर के दो पार्ट हो गए, पूंजी के रूप में और सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में, तो उसको माइनस करके दिखा देते हैं। लेकिन यदि इन अंशों का हरण कर लिया जाता है तो हरण करने की पोजीशन के अंदर अपन क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, सीधी सी बात। और एंट्री जब करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करते हैं। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को हम डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल के रूप में जो राशि है उसको शेयर कैपिटल के रूप में डेबिट करेंगे। अधि अभिधान में ध्यान रखें, प्रो राटा बेसिस पर एक्सेस मनी यदि पूरे सिक्योरिटी प्रीमियम को कवर कर देती है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को प्राप्त हुआ मान लेते हैं और हरण करने की पोजीशन में उसको वापस डेबिट नहीं करते हैं। बाकी तो प्रविष्टि वैसे ही रहती है कि यदि पूरी प्राप्त हो गई है तब तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना नहीं है, प्राप्त नहीं हुई है तो शेयर कैपिटल डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, ये प्रविष्टि अपन करते हैं टू शेयर फॉरफिटेड बैलेंस राशि जो होती है। तो ये जो एंट्रीज है वो उसको अपने को ध्यान में रखते हैं। अब देखिए अंशरण खाते में उस चिट्ठे में इसको किस प्रकार से निरूपण करते हैं। शेयर फॉरफिटेड का जो शेष होता है वो कंपनी के पूंजी में शेयर कैपिटल शीर्षक में पेड अप कैपिटल के रूप में जोड़कर दिखाते हैं। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको शेयर कैपिटल के अंदर ऐड करके अपन दिखाते हैं। अगर वो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस होता है तो उसको ऐड करके दिखाते हैं। शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को अकाउंट में ऐड करके दिखाते हैं। जब अंशों का हरण कर लिया गया है, मान लीजिए ऐसे अंशों का हरण कर लिया गया है जिनके ऊपर प्रीमियम के बारे जो निर्मित थे या जैसे भी थे, तो ऐसे का हरण कर लिया गया है तो शेयर फॉरफिटेड की राशि के बारे में अब ध्यान करने की है कि वो उसमें जोड़ करके अपन दिखाते हैं शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस।
पेड अप कैपिटल में जोड़ के दिखाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखने की बात है। इसके बाद में जब आता है कि भाई बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण करते हैं तो क्या करते हैं, अभी अपने ऊपर देखा सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, और अब हम देखते हैं बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण। यदि पहले से कोई बट्टे पर निर्गमित किए गए अंश हैं उनका हरण किया जाता है तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो अंश हरण किए गए बट्टे पर जब निर्गमित करते हैं अंशों को तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को डेबिट करते हैं। अब यदि उन अंशों को अपन राशि भुगतान नहीं करने के कारण हरण किया गया है तो वापस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। वापस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किए हुए को डेबिट करते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए डिस्काउंट पर इश्यू शेयर्स की पैसा पेमेंट प्राप्त नहीं होता है तो उनके डिस्काउंट को, डेबिट किए हुए डिस्काउंट को वापस क्रेडिट कर देते हैं और पूंजी के रूप में प्राप्त की गई जो राशि होती है उस राशि से पूंजी खाते को डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये इसमें बस इतना सा इसके अंदर का ध्यान है वो अपने को रखना होता है, खाते को क्रेडिट करके, और बाकी बातें यथावत रहती हैं। अब आता है अपने इन अंशों के पुनर्गमन के संबंध में प्रविष्टियां क्या होती हैं। तो अभी अपन ने देख लिया जैसे उनका हरण क्या है, हरण संबंधी प्रावधान अपन ने देख लिए, समूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण। अब अपन आते हैं कि इन जो निर्गमित अंशों के हरण के ऊपर के बाद में उसका पुनर्निर्गमन के संबंध में क्या प्रावधान है। रीइश्यू इसी प्रकार से रीइश्यू भी किया जा सकता है। रीइश्यू सममूल्य पर हो सकता है, रीइश्यू प्रीमियम पर हो सकता है, रीइश्यू बट्टे पर हो सकता है। यदि सममूल्य पर निर्गमन होता है, पुनर्निर्गमन होता है तब कोई बात ही नहीं है। बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट सीधी ही पूंजी खाते में पूरी की पूरी राशि जो होती है वो पेमेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए 100 अंशों का हरण किया गया और 100 रुपए वाले अंश हैं तो 10,000 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार का निर्गमन सिक्योरिटी प्रीमियम पर होता है तो जैसे मान लीजिए 100 वाले अंश 120 रुपए में निर्गमित किए जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट DR 12,000 रुपए हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए हो जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 रुपए हो जाएगा, सॉरी 10,000 रुपए हो जाएगा और 2,000 रुपए हो जाएगा। 20 रुपए के हिसाब से 100 शेयर पर 2,000 रुपए हो जाएगा और 100 शेयर पर 100 रुपए के कैपिटल के हिसाब से 10,000 रुपए हो जाएगा। तो ये स्थिति होती है जबकि प्रीमियम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो। लेकिन यदि इस प्रकार के अंशों का रीइश्यू है वो जो है वो बट्टे पर, अगर मान लीजिए पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तो हम क्या करते हैं, तो पुनर्निर्गमन के ऊपर जब बट्टा होता है उसका मतलब कई बार ये होता है, वैसे तो अपने को पता है कि भाई जो अपन ने देखा था कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बट्टे पर तो निर्गमन पर प्रतिबंध है, लेकिन पुनर्निर्गमन के बारे में छूट दी हुई है। तो पुनर्निर्गमन जो है वो उससे कम पर किया जा सकता है। तो पुनर्निर्गमन पर जब बट्टा दिया जाएगा तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जिन अंशों का पुनर्निर्गमन किया जाता है उन अंशों की जो फोरफिटेड की राशि थी उससे ज्यादा का बट्टा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ऐसे 100 अंश थे जिनके ऊपर 50 रुपए के हिसाब से शेयर फोरफिटेड की राशि 5,000 थी, क्योंकि 50 रुपए आवेदन पर प्राप्त हुए थे वो जब्त कर लिए, तो 5,000 रुपए की उनकी फोरफिटेड की राशि थी। तो इन्हीं 100 अंशों को जब पुनर्निर्मित किया जाएगा तो वो 50 रुपए प्रति शेयर से कम पर निर्गमित नहीं किया जा सकेगा, यानी उनके ऊपर पुनर्निर्गमन का बट्टा 5,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो आपको 50 रुपए या 50 रुपए से ज्यादा पर ही पुनर्निर्मित करना पड़ेगा उसको, उससे कम पर पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। तो जो उसका पुनर्निर्मित जो करने वाले जो शेयर्स हैं उनका जो फोरफिटेड का बैलेंस है वो उस बैलेंस से ज्यादा का बट्टा नहीं दिया जा सकता है। और जब बट्टे पर पुनर्निर्मित किया जाता है तो जैसे अपने कहा कि बट्टे की राशि को डेबिट करते हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट DR100 और फोरफिटेड अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट कर दिया जाता है। ये हम प्रविष्टि ऐसी स्थिति में करते हैं तो पुनर्निर्गमन का जो बट्टा होता है उसको शेयर फोरफिटेड अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। ये अपने बट्टे के पुनर्निर्गमन के बारे में ध्यान में रखना होता है। और एक बात जो लास्ट होती है वो ये होती है कि जब सभी शेयर्स को जिनको जब्त किया गया था, सभी को या कुछ को, जिन अंशों को जब्त किया गया था उन अंशों को यदि सममूल्य प्रीमियम बट्टे पर कैसे भी करके उनको पुनर्निर्मित कर दिया, जब रीइश्यू कर दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि उनको रीइश्यू बट्टे पर किया गया है तो जितना बट्टा दिया गया है उससे शेयर फोरफिटेड को डेबिट किया, तो जो शेयर फोरफिटेड का बैलेंस उतनी राशि से कम हो जाएगा। शेयर फोरफिटेड का अकाउंट का बैलेंस अभी भी बैलेंस शीट में विद्यमान है।
तो हमें यहां पर यह ध्यान रखनी है कि जब तक उन शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया जाता है तब तक तो वो शेयर फॉरफिटेड काउंट के अंदर बैलेंस में ही रहता है और वो शेयर कैपिटल में ऐड होके अपन लिखते हैं उसको बैलेंस शीट में। लेकिन जो ही जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन हो जाता है तो फिर शेयर फॉरफिटेड काउंट में उन अंशों का बैलेंस नहीं रहना चाहिए। तो उन अंशों के पुनर्निर्गमन पर होने वाले बट्टे की राशि को उसमें से माइनस करने के बाद बाकी उन अंशों का जो भी फॉरफिटेड का बैलेंस बचता है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट में करनी होती है। तो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट इसकी लास्ट एंट्री करते हैं। तो इस प्रकार से पुनर्निर्मित जो अंशों के ऊपर जो अंशरण खाते का शेष जो होता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।